हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। हमारी प्रैक्टिस सीरीज के अंदर ये आज की हमारी फिफ्थ क्लास है। हम अपने प्रैक्टिस सेशन के अंदर आपको मैं प्रैक्टिस तो करवा ही रहा हूँ। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि हम प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन भी करते हैं। कॉन्सेप्ट जो भी उस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ रहता है उसको हम वहां पर जो है रिवाइज कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से इस क्लास को देखें। ये क्लास आपका प्रैक्टिस कम रिवीजन क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच सब्सिडरी बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल। सॉरी, इसको आप सुधार लो। इसको क्रेडिट की जगह आप कर लो कैश सेल्स। ठीक है, विच सब्सिडरी बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ओनली कैश सेल्स। तो देखिए, कैश सेल्स, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर कैश के अंदर इफेक्ट आ रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है? कैश बुक के अंदर। चाहे वो कैश सेल्स हो, कैश परचेस हो, कैश फिक्स एसेट परचेस हो, कैश में फिक्स एसेट का सेल हो, कोई एक्सपेंस हो, किसी को पेमेंट किया गया हो, किसी से पेमेंट रिसीव हुआ हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो जिसके अंदर कैश में इफेक्ट आएगा उसकी रिकॉर्डिंग कैश सेल्स के अंदर की जाएगी। सही आंसर होगा ए। अब यहां पर सेल्स देख करके आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा। अगर कैश सेल है तो वो कैश बुक के अंदर ही रिकॉर्ड होगा। हाँ, अगर वो क्रेडिट सेल होता तो क्रेडिट सेल्स होता तो इसकी रिकॉर्डिंग हम सेल्स बुक के अंदर करते हैं। ठीक है, इसी तरह परचेस के केस में होता है। अगर वह क्रेडिट परचेस है तो उसकी रिकॉर्डिंग हम परचेस बुक के अंदर करेंगे। लेकिन वहीं अगर वो कैश परचेस है तो उसकी रिकॉर्डिंग हम कैश बुक के अंदर करेंगे। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन दैट डू नॉट फिट इनटू अदर सब्सिडरी बुक। वो कौन सी सब्सिडरी बुक है? वो कौन सी बुक है जिसके अंदर उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें किसी और सब्सिडरी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जैसे सब्सिडरी बुक का अगर मैं नाम लूं तो परचेस बुक होती है, सेल्स बुक होती है, परचेस रिटर्न बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है, बिल्स रिसीवेबल्स बुक होती है, बिल्स पेबल बुक होती है, कैश बुक होती है। यही हमारी सब्सिडरी बुक होती है। अगर कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पर फिट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ कहीं नहीं फिट हो रहा तो उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है जर्नल प्रॉपर के अंदर। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा बी। जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होने वाले ट्रांजेक्शन के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्रेडिट परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि फिक्स एसेट को अगर उधार में खरीदते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग परचेस बुक में नहीं बल्कि जर्नल प्रॉपर में की जाती है, क्योंकि परचेस बुक के अंदर आप स्टॉक इन ट्रेड की परचेस को रिकॉर्ड करते हो। फिर है, कोई भी अगर आप रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हो, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो, क्लोजिंग एंट्री पास करते हो, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हो, ये सारी एंट्रियां कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं? जर्नल प्रॉपर के अंदर। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री की बुक कौन सी नहीं है? जर्नल, लेजर, परचेस बुक, सेल्स बुक। तो सही आंसर है आपका लेजर। ओरिजिनल एंट्री की बुक वो बुक होती है जहां पर प्राइमरी फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, और वो हमारा होता है जर्नल या सब्सिडरी बुक। पहली बार ट्रांजेक्शन या तो जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं या तो सब्सिडरी बुक के अंदर। लेजर के अंदर तो जर्नल और सब्सिडरी बुक के आधार पर पोस्टिंग की जाती है। तो लेजर आपका प्राइमरी बुक या ओरिजिनल एंट्री की बुक नहीं है, बल्कि ये है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल बुक। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल बुक। ठीक है, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सब्सिडरी बुक इज करेक्ट। सब्सिडरी बुक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है? दे रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ लेजर। नहीं, सब्सिडरी बुक लेजर के वर्कलोड को कम नहीं करता, क्योंकि लेजर तो फिर भी बनाना ही पड़ता है। दे आर यूज टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल नहीं, ट्रायल बैलेंस सब्सिडरी बुक के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, बल्कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए लेजर की जरूरत होती है। दे रिप्लेस द जर्नल कंप्लीटली। नहीं, सब्सिडरी बुक जर्नल को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करते हैं, क्योंकि सब्सिडरी बुक के साथ साथ जर्नल प्रॉपर तो बनाना ही पड़ता है। दे आर नॉट नेसेसरी इन अकाउंटिंग। बिल्कुल, सब्सिडरी बुक अकाउंटिंग के अंदर आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको हम सब्सिडरी बुक कहते हैं, सहायक पुस्तकें कहते हैं। क्योंकि अगर जर्नल के अंदर एंट्री कर दी गई है तो वहां से भी
काम हो जाएगा। सब्सिडरी बुक बनाना इज नॉट कंपलसरी, नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक इज इक्विवेलेंट टू। कैश बुक का डेबिट बैलेंस किसके बराबर है? ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो एक बात समझो, कैश बुक के अंदर डेबिट बैलेंस है, अगर इसका मतलब वो बता रहा है हमारे कि हमारा बैंक के अंदर इतना पैसा अभी जमा है। ठीक है, सो डेबिट बैलेंस है अगर कैश बुक का, तो ये हमारी एसेट को बताता है कि इतना हमारा पैसा जमा है। ओवरड्राफ्ट कतई नहीं है। ओवरड्राफ्ट सिंपली एक लोन होता है कि आपने किसी बैंक के अंदर, आपकी क्रेडिट है तो आप बिना पैसा जमा किए हुए भी पैसा आगे पेमेंट कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या कैश क्रेडिट, सीसी। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस अगर कैश बुक का है तो वो एसेट होता है और वो ओवरड्राफ्ट नहीं है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट क्या है सर फिर? तो ओवरड्राफ्ट होता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक या डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ध्यान रखिए, कैश बुक के जस्ट अपोजिट पासबुक चलता है ना। तो क्रेडिट बैलेंस है अगर कैश बुक का या डेबिट बैलेंस है पासबुक का, तो इसको हम बोलते हैं कि हमारी ओडी है, ओवरड्राफ्ट है। डेबिट बैलेंस है अगर कैश बुक का, तो पासबुक का इसका जस्ट अपोजिट होगा। सो ये होगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो ओवरड्राफ्ट वाला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, a business received its bank statement showing the closing balance of rupees 7500 ओवरड्रान। ठीक है, ओवरड्राफ्ट है, बैंक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, तो पासबुक के अंदर ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब ये क्या हुआ? पासबुक का डेबिट बैलेंस है ना, या कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। It is found that there were unpresented check amounting to rupees 1000 and uncredited deposit amounting to rupees 500 overdraft as per cash book is। कुल मिलाकर के आपसे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनवाना चाह रहा है बीआरएस, आपको बना करके बताना है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, आप याद कर लो, रट लो कि किन चीजों को ऐड किया जाता है, किन चीजों को लेस किया जाता है। अगर आप याद कर सकते हो वेल एंड गुड है। याद करने में एक दिक्कत ये होती है कि अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ एग्जाम के अंदर प्रेशर में और थोड़ा सा भूल गए अगर आप, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम ट्रिक से यहां पर करेंगे। अगर आपको याद करके आता है कि किनको ऐड करते हैं किनको लेस, तो आप वैसे भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ, हमने क्लास के अंदर भी अपनी ये ट्रिक को डिस्कस किया था, जिससे कि अगर आप बीआरएस भूल भी जाओ तो इस ट्रिक से आप बीआरएस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक हमारी ये है कि हम बैंक रिकंसिलेशन कैसे बनाते हैं, इसी तरह बनाते हैं। बैलेंस एज पर, किसका बैलेंस दिया है? बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, कितना? 7500। ठीक है, डेबिट बैलेंस। पासबुक का बैलेंस दिया है। हमारी ट्रिक ये है कि जिसका बैलेंस दिया रहता है उसके अंदर हम चेंजेस करते हैं, और जिसका बैलेंस नहीं दिया होता है उसके जैसा चेंज करते हैं, है ना। पासबुक का बैलेंस दिया है तो हम पासबुक के अंदर चेक चेंज करेंगे, और कैश बुक का बैलेंस हमें निकालना है तो हम कैश बुक के अनुसार चेंज करेंगे। याद ऐसे रख सकते हो कि जो बैलेंस नहीं दिया है आप उसको मान लो कि ये भगवान है। ठीक है, जो बैलेंस नहीं दिया है उसे मान लो भगवान है, तो हमें भगवान जैसा बनना है, ये दिमाग में बैठा लो। अब हम एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं। इट इज फाउंड दैट देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 1000। अनप्रेजेंटेड चेक है, मतलब आपने चेक काटा लेकिन चेक अभी तक बैंक के अंदर पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। अब सपोज करो कि पासबुक और कैश बुक का बैलेंस बराबर चल रहा है। ठीक है, आपने अपने यहां से चेक काटा, जैसे ही चेक काटोगे आप, तो आप क्या करोगे? कैश बुक के अंदर आप बैलेंस कम कर दोगे। आपने चेक काटा तो आप ये मान लोगे ना कि हमारे बैंक से बैलेंस कम हो गया। ठीक है, और आप पासबुक तो बना नहीं रहे हो, आप कैश बुक ही बनाओगे, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? यहाँ पर गिर गया। बस ठीक है, इफेक्ट समझ में आया। अब हम क्या करेंगे? मैंने क्या बोला? पासबुक के बैलेंस को ऐसा बना दो। ऐसा बना दो मतलब नीचे आना पड़ेगा, नीचे आना मतलब माइनस। रिजल्ट क्या आया? माइनस। लेकिन
क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का केस है, ओवरड्राफ्ट का केस है, तो जो रिजल्ट आया उसका अपोजिट करो, यानी प्लस करो। अगर नॉर्मल केस होता, ओवरड्राफ्ट का केस नहीं होता, तो जो रिजल्ट आया वैसा ही हम कर देते। सिंस ये ओवरड्राफ्ट का केस है, हम जो रिजल्ट आया उसका अपोजिट करेंगे। रिजल्ट आया कम करो, बट हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब ऐड करेंगे 1,000। अब यहां मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर लिखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट अमाउंटिंग टू ₹500। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट मतलब पासबुक के अंदर वो डिपॉजिट ऑलरेडी हो गया है, लेकिन कैश बुक के अंदर आपने इसको क्रेडिट नहीं कर रखा है। तो जब भी पासबुक के अंदर पैसा किसी ने जमा किया, पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया होगा, लेकिन चूंकि आपको पता नहीं तो कैश बुक का बैलेंस यही है, तो क्या करेंगे इसको हम, माइनस। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट का मतलब है कि पासबुक के अंदर अभी उसकी क्रेडिट नहीं दी गई है। ठीक है, कुछ पैसा जमा हुआ था लेकिन उसकी पासबुक के अंदर क्रेडिट नहीं दी गई है। तो जब पैसा, आप सपोज कोई चेक आया, ठीक है, चेक आया तो आपने क्या किया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया, आपने चेक रिकॉर्ड किया कि भाई इतने का चेक आ गया, बैंक को आपने भेजा, लेकिन अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ। क्या होगा यहाँ पे, ये बैलेंस बढ़ा हुआ रहेगा। बढ़ा हुआ रहेगा तो आप पासबुक का भी बैलेंस बढ़ाओगे। क्या रिजल्ट आया, प्लस, लेकिन करोगे क्या, माइनस, क्योंकि क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो -500, 8,000 आपका क्या आ गया आंसर, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो सही आंसर क्या हो गया, बी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। कौन सी एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है। गुड्स पर ₹500 परचेस्ड ऑन कैश, एक्सपेंस अकाउंट वॉज डेबिटेड इंस्टीड ऑफ परचेज अकाउंट। ठीक है, ₹500 का परचेस किया गया कैश में, परचेस की जगह पे किस अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। डेबिट्स किया गया, लेकिन बस अकाउंट गलत है, तो इस वजह से ट्रायल बैलेंस में कोई अंतर नहीं आएगा। डेबिट होना चाहिए था, डेबिट हुआ, बस अकाउंट हेड गलत हो गया, तो इस वजह से ये जो है ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। तो सही आंसर तो आपको यहीं पर मिल गया, ए। लेकिन बाकी भी पढ़ लो। सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड ₹2,200 इंस्टीड ऑफ 2,000। सेल्स बुक के अंदर कैरी फॉरवर्ड जो है 2,000 की जगह 2,200 हो गया, अमाउंट ही बदल गई है, इस वजह से ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आएगा, ट्रायल बैलेंस में अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इफेक्ट प्रीबी के अंदर आएगा। परचेस रिटर्न बुक फॉर दिसंबर वाज ओवरकास्टेड बाय 2,200। ठीक है, परचेस बुक ओवरकास्ट, टोटल ₹200 से ओवरकास्ट है, ज्यादा लगाया गया, तो इस वजह से ट्रायल बैलेंस में मैच नहीं होगा, क्योंकि एक ही साइड में इफेक्ट आया होगा, तो इस वजह से ये ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। तो ये दोनों रिफ्लेक्ट होंगे, ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि हमें वही ट्रांजेक्शन ढूंढना था जो ट्रायल बैलेंस के अंदर रिफ्लेक्ट ना हो। नेक्स्ट, कैश बुक सोर्स ₹1,000 एज ओवरड्रान। ठीक है, कैश बुक के हिसाब से ये ओवर ड्रॉन है, मतलब ओडी है। कैश बुक का ओवरड्रॉन, इसका मतलब कैश बुक का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। When bank statement is received, it was identified that one of debtor has deposited ₹400 into the account and bank charge ₹20 had been debited to the account. Bank statement balance is, ठीक है, आपको ट्रायल, सॉरी, बीआरएस बनाना है, बना देते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर जो दिया है, कैश बुक दिया है तो लिख देंगे कैश बुक का बैलेंस 1,000, और कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। अब देखो, हमने अपने ट्रिक में क्या सीखा, जो दिया है उसके अंदर चेंज करेंगे, कैश बुक दिया है चेंज करेंगे, पासबुक के हिसाब से चेंज करेंगे, ये बैलेंस आपका दिया हुआ है। पहला है कि डेटर ने पैसे जमा किए ₹400, डेटर ने पैसे जमा किए होंगे तो हमें तो पता नहीं है, कैश बुक के अंदर कोई चेंजेस हमने नहीं किया, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, हम भी इस बैलेंस को बढ़ा लेंगे, रिजल्ट आया पॉजिटिव, लेकिन चूंकि ओवरड्रान का केस है तो हम करेंगे क्या, माइनस। तो पहली चीज हो जाएगी आपकी -400। नेक्स्ट है बैंक चार्ज ₹20 का, बैंक चार्ज लगा होगा, कैश बुक में तो हम एंट्री करेंगे नहीं, हमें पता नहीं है, पासबुक के अंदर बैलेंस क्या हो गया, गिर गया है, तो हम कैश बुक के बैलेंस को भी गिरा लेंगे, नीचे लाएंगे, रिजल्ट आया माइनस, चूंकि ओवरड्राफ्ट है तो हम करेंगे प्लस, प्लस 20,
ये हो गया आएगा 620 रुपए डेबिट बैलेंस। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट, Shyam does not keep proper record of his business. He gives you the following: opening capital, closing capital, drawing during the year, capital added during the year, calculate profit and loss account। ठीक है, रिवर्स कैलकुलेशन करके आपको निकालना है। सबसे पहले लिख लो क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है? 1,25,000। अब देखो, आप नॉर्मल क्या करते हो? नॉर्मली क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आप नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पर लिखते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं क्या? एक तो अगर कोई कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर आई है, कैपिटल इंट्रोड्यूस, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड करते हैं, माइनस क्या करते हैं? ड्राइंग, और हमारी क्या निकल के आ जाती है? क्लोजिंग कैपिटल। अब जब हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाएंगे, जिन चीजों को ऐड किया था उनको माइनस कर दो, जिसको माइनस किया था उसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो देखो, सबसे पहले माइनस करो। अब ये ओपनिंग कैपिटल ऐड हो रही थी तो इसको माइनस करो। ओपनिंग कैपिटल 1,00,000, इंक्रीज इन कैपिटल कितना आ गया? 25,000। फिर क्या करो? माइनस करो जो न्यू कैपिटल है ना, कैपिटल एडेड कितनी थी भैया? 37,500, इसको माइनस कर दो। और यहीं पर ऐड कर दो आप ड्राइंग। नॉर्मली ड्राइंग माइनस करते हो, लेकिन यहाँ पर ऐड कर दो, एक बैकवर्ड कैलकुलेशन है। कितने का है? 20,000। तो ये 20 और ये 45,000, 37,500, ये हो जाएगा 7,500। कितना आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 7,500 रुपए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, इफ सेल्स रेवेन्यू आर 5 lakhs, cost of goods sold is rupees 4,10,000 and expenses are 70,000, the gross profit is। क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो जीपी इक्वल टू हो जाएगा, सेल्स दिया है 5 लाख रुपए का, माइनस 4,10,000। इसको भी माइनस कर दूं क्या? 70,000? नहीं, करने की जरूरत नहीं, वो बस कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। क्योंकि सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर एक्सपेंस ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। अगर ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करते भी नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 90,000। अब एग्जाम के अंदर क्या होगा, आदमी प्रेशर में रहता है, हड़बड़ी में रहता है, फास्ट फास्ट करना होता है, तो ठीक से पढ़ता नहीं है क्वेश्चन। और यहाँ पर हमने देखा कि 5 लाख ये है, ये खर्चा माइनस करके रिजल्ट निकाल दिया, तो वहां पर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की टाइम लिमिट क्या है? सो इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी का क्वेश्चन है ये, इसकी टाइम लिमिट होती है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वहां का सितंबर महीने का जो रिटर्न फाइल होना है, या एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट, सॉरी एनुअल रिटर्न जिस दिन फाइल किया गया, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो भी पहले हो। ठीक है, तो ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ विच इज फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न अर्लीस्ट ऑफ अबव। सो सी आपका सही हो जाए, सही आंसर हो जाएगा अर्लीस्ट ऑफ द अबव। हालांकि ये वाली अपडेट बदल गई है, इसको नवंबर कर दिया गया है, बट फिलहाल आप यही पढ़ के जाओ, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है तब तो फिर यही ऑप्शन होगा, क्योंकि पहले लिमिट यही थी। नेक्स्ट, whether depreciation of tax component of capital goods and plant and machinery and whether input tax credit is permissible। पूछ रहा है क्या जो टैक्स कंपोनेंट होता है, जीएसटी वाला कंपोनेंट होता है किसी भी फिक्स एसेट के अंदर, उस पर डेप्रिसिएशन और इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है क्या? तो बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। अगर आपने टैक्स कंपोनेंट पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है तो यू कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, और अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर रहे हो उस पे, मतलब आप टैक्स को कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो आइदर डेप्रिसिएशन और इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों साथ में नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलो, सो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इलिजिबल इफ डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट इज नॉट अवेलेबल अवेल्ड। तो सही आंसर हो जाएगा ए, है ना। ये आईटीसी मिलेगी बट अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं लिया है, तो आपका सही आंसर ए हो गया, तो वहां की गलत।
नेक्स्ट, एन एग्रीकल्चरिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन इफ ही सप्लाई। देखो अगर कोई किसान है और वो खेती करके कल्टीवेशन करके गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस केस में उसको जीएसटी उस पर नहीं लगेगा और उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय हिम और अदर एग्रीकल्चरिस्ट, ऑल ऑफ द अबव। इसमें सही आंसर हो जाएगा बी। अगर कल्टीवेशन ऑफ लैंड से कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन रहा है, उसी केस के अंदर जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आती है। सपोज करिए भाई, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो चावल भी है ना। अगर चावल को प्रोसेस करके बेचा जा रहा है तो कहने के लिए तो है वो कृषि पदार्थ ही, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही है। लेकिन वो उसको डायरेक्ट प्रोड्यूस करके नहीं बेचा जा रहा, बल्कि उसको आगे प्रोसेस करके बेचा जा रहा है। तो जब प्रोसेस फूड्स को आगे बेचा जाता है तो उसके अंदर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। बट सीधा किसान ने गेहूं काटा, उसकी कहाई की और गेहूं उगा करके गेहूं उसने इकट्ठा किया और फिर बेच रहा है, तो वहां पर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि उसने एग्रीकल्चर कल्टीवेशन से उसने प्रोड्यूस बनाया है। ठीक है। किसी की सब्जी की दुकान, सॉरी, कोई सब्जी की खेती कर रहा है, तो वहां पर भी जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ लैंड से उसकी इनकम हो रही है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। Messrs ABC Private Limited has its place of business in Lucknow. Supplied goods worth rupees 2,75,000. Value of supply includes GST at the rate of 5% during the month of September to a government agency located at Kanpur. Determine the amount of tax to be deducted at source. टीडीएस का क्वेश्चन है। टीडीएस भी कौन सा वाला, इनकम टैक्स वाला नहीं, बल्कि जीएसटी टीडीएस का क्वेश्चन है। जीएसटी टीडीएस के अंदर 2% टीडीएस काटना होता है। ठीक है। कब, किसको काटना होता है? हमने जीएसटी के अंदर इसका रिवीजन भी किया था, रिवीजन वीडियो भी आपको मिल जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मतलब इसके अंदर टीडीएस और टीसीएस के अंदर 6 7 पॉइंट 8 पॉइंट हैं, उसको आप पढ़ लो, 5 मिनट लगता है और उसी के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो जीएसटी के अंदर अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और वो 2.5 लाख से ज्यादा का पेमेंट कर रहा है, कितने का? 2.5 लाख से ज्यादा का, तो उसको जीएसटी टीडीएस काटना है 2% का। और ये 2 लाख में जीएसटी कंपोनेंट हटा करके देखा जाएगा। ठीक है। तो यहां पर कितने की सप्लाई हो रही है? 2,75,000 की सप्लाई हो रही है, और ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। तो सबसे पहले तो हम जीएसटी की वैल्यू इसमें से हटाएंगे, तो यहां पर टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,75,000। इसके अंदर जीएसटी शामिल है 5%, तो हम डिवाइड करेंगे 1.05 इंटू 100। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इसकी टैक्सेबल वैल्यू। ये आ गया आपका 261,904। इसका 2%, 2% भी इसमें चूंकि सेम स्टेट है, तो 1% सीजीएसटी लगेगा और 1% एसजीएसटी लगेगा, है ना। जीएसटी में ऐसे ही होता है। तो 1% कितना हो जाएगा? 2619। 2619 सीजीएसटी, 2619 एसजीएसटी, सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट। If two alternative proposals are such that the acceptance of one shall exclude the possibility of acceptance of another, then such decision making will lead to। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट की बात हो रही है। अगर एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से दूसरे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। दो प्रोजेक्ट हैं, अगर एक को चुनोगे तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, तो इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। In case of company consider a discounting factor higher than the cost of capital for arriving at present value, the present value of cash inflow will be less than those computed on the basis of cost of capital more than equal to। देखो, जितना हायर रेट से आप डिस्काउंट करोगे प्रेजेंट वैल्यू उतनी कम आएगी। 10% ही करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू मान लो जो आ रही है, और वही 12% जो करोगे तो 12% वाले की प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर हायर रेट से किसी चीज को डिस्काउंट किया जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट। इनकम टैक्स एक्ट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स Dash in list 1 of 7th schedule to Article 246 of Constitution of India has given the power to the Parliament to make laws on taxes on income other than agricultural income। तो देखो, इनकम टैक्स लगाने की पावर सबको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किस एंट्री के थ्रू ये पावर आई? तो एंट्री 82। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा एंट्री 82। नेक्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट क्या नहीं होता है। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर आता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों आते हैं प्राइम कॉस्ट का पार्ट होते हैं, ठीक है। सो कौन सा पार्ट नहीं है? डायरेक्ट वेजेस यानी डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल भी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अ company's break even point is rupees 6,000 unit per annum. The selling price is rupees 90 per unit and the variable cost is 40 per unit. Whether what are the company annual fixed cost? ठीक है ना, देखो बीपी का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट ही हमें निकालना है। बीपी क्वेश्चन ने दिया है 6,000 यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है। कंट्रीब्यूशन हम निकाल लेंगे, 90 माइनस 40 होगा, 90 सेल्स प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 40 होता है, और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ही होता है सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये क्या हो जाएगा? 6,000 इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई 50। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, सो फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा 6,000 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 3 lakhs। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो गया डी। नेक्स्ट, द स्पोर्ट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजटेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द कमिंग ईयर। सेल्स 1 लाख यूनिट, 1 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट 40,000, फिक्स्ड कॉस्ट 50,000, व्हाट इज द पीवी रेशियो? सो पीवी रेशियो इक्वल टू क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, है ना। तो ये हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितनी है? 1 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 40,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, ये हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इक्वल टू, ये हो जाएगा 60%। तो सही आंसर क्या हो गया? ए। अब यहाँ पर एमसीक्यू के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। 40 है, 100 है, देख के लग रहा है वेरिएबल कॉस्ट 40% है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 60%। देख के ही आप बता दोगे 60%, है ना। आपको इतना ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बाकी रिवीजन के लिए मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।